नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। ये पेपर सॉल्यूशन आपके ग्राम विकास अधिकारी जो अभी आपकी आगामी भर्ती है उसके अंदर काफ़ी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पैटर्न अभी भी समान है। क्योंकि इसके अंदर आपके 100 नंबर का पेपर था और 120 क्वेश्चन थे और बाकी सेम लगभग चांस यही है कि यही पेपर पैटर्न रहने वाला है। बाकी तो पेपर होने के बाद में पता चलेगा कि आपका परीक्षा पैटर्न क्या था। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। विधानसभा का अध्यक्ष, दूसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीशपति, तीसरा ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में है कि नीचे दिए हुए व्यक्तियों पर विचार कीजिए। कथन ए आपके पास में दिया गया है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, और दूसरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, क्योंकि जो पहला कथन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दूसरा कथन है यहाँ से कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री ना करके कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही, ए सही, लेकिन आर गलत होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में है कि अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ होती है वो 154 में है। अनुच्छेद 155 के अंदर आपके पास दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में आपके पास दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यताएं, और अनुच्छेद 163 में आपको दिया गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद। तो यहाँ से आप आराम से इजीली देख सकते हैं कि जो 156 है ये गलत है। राज्यपाल की जो नियुक्ति और योग्यताएं होती है वो होती है 157 और 158 में, 157 और 158 में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, गलत होगा। बाकी 154 में आपकी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति दी गई है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है, और 163 में राज्य की मंत्रिपरिषद दी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से। हाँ, इसके अलावा आप एक अनुच्छेद याद रखना, 167 167 में आपकी क्या दी गई है कि मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के जो दायित्व हैं वो दिए गए हैं 167 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि राज्य की उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। दूसरा, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तीसरा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ लेख या जारी करने का अधिकार होता है। और क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठन किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सी कथन है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ से देखना, जो सबसे पहला कथन है वही सही नहीं है। कि आपको पता होगा कि संविधान के 213 में ये आपका नहीं है, कितने में है, 214 के अंदर है। कहाँ से स्टार्ट होता है? उच्च न्यायालय 214 से स्टार्ट होता है, जो न कि 213 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि 2, 3 और 4 तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन पहला क्या आपका रॉन्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में कहा गया कि राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है किसके प्रति। तो यहाँ से आप अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से ये आपके जो राज्य मंत्रिपरिषद है व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है, जवाबदेही या उत्तरदायित्व होता है। उसी प्रकार से लोकसभा है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सोपानी क्रम यानी उच्चतर से निम्नतम यानी सबसे ऊंचे से सबसे नीचे की तरफ नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आपके पास में दिया गया है सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव।
तो इसमें सबसे पहले आपके पास में क्या आएगा, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले आपका आता है सचिव। कौन सा आता है? सचिव। सचिव के बाद में आता है आपका विशिष्ट सचिव, फिर विशिष्ट सचिव, उसके बाद में आता है आपका उप सचिव और लास्ट में आपका आ जाएगा सहायक सचिव। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका सचिव, उसके बाद में विशिष्ट, उसके बाद में उप, उस लास्ट में आएगा आपका सहायक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 7, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं होता है? तो देखना यहाँ से सबसे पहले देखते हैं जिलाधीश का कार्य कौन सा होता है। तो देखो, राजस्व एकत्रण या एकीकरण करना है ना, राजस्व को इकट्ठा करना, ये कौन काम करता है? जिलाधीश करता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, ठीक है। भू दस्तावेज उनका रख रखाव करता है, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण ये आपका नहीं करता है, आयकर को इकट्ठा नहीं करता है, ठीक है। तो ये जिलाधीश का काम नहीं होता है। बाकी 1, 2 और 4 ये तीनों ही जिलाधीश के काम होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है वो जिलाधीश का काम नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 8, बलवंत राय मेहता समिति थी, किसके लिए थी? ये आपको सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये आपकी थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए, ठीक है। जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर थी। वैसे पंचायत राज पर थी, लेकिन ये पंचायत राज में भी क्या थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे काम कर रही थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज के बारे में 73वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ था? तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा कि 243 से लेके 243 ओ तक का जो ये अनुच्छेद है वो आपके 73वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10, पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपकी किस प्रकार की है? तो आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था है वो आपकी क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। किसकी है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्था है कौन? पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में दिया गया कि राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहली बात आपके पास में है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ से हम बता दें कि सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री नहीं करता है, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता है राज्य विधानसभा है, इसकी अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री नहीं करता है, इसकी अध्यक्षता करता है विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, एकदम सही होता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये भी एकदम सही होता है। और राज्यपाल इसको विघटित करने का अधिकार रखता है, ये भी सही है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 यानी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 12, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? तो ये आपको मिला था कबड्डी के अंदर। किस में मिला था? कबड्डी के अंदर आपको क्या मिला था? 2016 में वर्ल्ड कप मिला था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है कि 2016 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? तो आपको पता होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन सी है, वो आपकी है रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। और अभी जो जो चुन के आए हैं वो कौन सी? आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया था? तो ये सबको पता होगा कि नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष है वो कौन होती हैं? अध्यक्ष आपको पता होगा कि अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो 15 में आपका आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है कौन होता है? तो आपका होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो यहाँ से आपके पास में कहा गया कि फर्स्ट सूची में आपके पास में है कि युवा और वलित पर्वत, दूसरा है प्राचीन और वलित पर्वत, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ से है ज्वालामुखी और चौथा आपके पास है भ्रंश खंड। आपको देखना है कि इन चारों में से यहाँ से
सेकंड सूची में कौन सा मेल हो रहा है। अगर आपको 1 या 2 भी आते हैं तो आप इन चारों में को मेल या सुम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो युवा वलित पर्वत है वो आपका है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी घाट। दूसरी बात यहाँ से कि प्राचीन वलित पर्वत है वो आपका है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण और पूर्वी घाट। ठीक है। तीसरा आपका है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी है वो आपकी है प्री प्रशांत पेटी के अंदर है, और भ्रंश खंड है वो आपका है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण और पश्चिमी तट। ठीक है। तो याद रखेंगे, इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में क्या करना है, सुमिलित करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है पर्वत शिखर, और दूसरे में आपको दिया गया है महाद्वीप, यानी कि कौन से महाद्वीप में कौन सा पर्वत शिखर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो किलिमंजारो है वो आपका कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। कौन से महाद्वीप में, तो किलिमंजारो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। जो विंस मैसिफ है वो आपका यहाँ से अंटार्कटिका में है। कहाँ पे, आपका अंटार्कटिका के अंदर है। ठीक है। और फिर आपका जो माउंट कोसिस्को है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया में है, और एकांकुआ है वो आपका दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों और सागरों का निम्न में से सही क्रम या अनुक्रम कौन सा होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि सबसे जो कहाँ आपने अवरोही क्रम देखना है। अवरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अवरोही क्रम चलता है। यानी सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, उसके बाद में हिंद, फिर आर्कटिक, और फिर दक्षिणी चीन सागर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ से देखेंगे कि सूची फर्स्ट में आपको दिया गया विवरण और सूची सेकंड में आपको दिया गया स्थान। तो सबसे पहला आपको पूछा गया कि विश्व का आर्द्रतम स्थान। ठीक है। विश्व का शुष्क स्थान, विश्व का ध्रुव उत्तरी शहर, और विश्व का ध्रुव दक्षिणी शहर। आपको बताना है कि इनमें से ये किस किस के साथ मेल खा रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो आपका विश्व का आद्यतम स्थान है वो आपका है मानसीराम। कहाँ है, मानसीराम मेघालय के अंदर है। ठीक है। यानी ए में आपका क्या होगा, 2 होगा। बी विश्व का शुष्क स्थान है वो आपका है इकिक। शुष्कतम जो स्थान है वो आपका क्या है, इकिक है। ठीक है। उसके बाद में सी जो विश्व का धूर उत्तरी शहर है वो आपका है 4 नंबर, यानी कि नी एंडुलस है, एलसुंड है, सॉरी नी एलसुड है वो आपका है। और विश्व का धूर दक्षिणी शहर है वो है यूसुआ। कौन सा है, यूसुआ है। इसी प्रकार से 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको मिलान करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। आपके पास में है फर्स्ट सूची में आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थल, और सूची सेकंड में है आपके राज्य। आपको बताना है कि ये जो स्थल है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले आपका है भोज। जो भोज है वो आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जो भोज है वो आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरा आपका है चंद्रताल। चंद्रताल आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। जो अगला है आपका है वो आपका है सल्लर। सल्लर आपका है वो जम्मू कश्मीर में है। और रुद्र सागर है वो आपका त्रिपुरा में है। बस। तो यहाँ से इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे जो भोज है वो मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, सल्लर है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, और रुद्र सागर है वो आपका त्रिपुरा में है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया कि भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास में दिया गया है वो आपके पास में है उन्नत कृषि उपकरण और मशीनें फसल कटाई के बाद अनाज के दोनों को नुकसान से बचाने हेतु सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग और एकल फसल प्रणाली। दूसरा है मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी जो शस्य है किस्मों का प्रयोग करना। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 में आंसर क्या होगा आपका, 2 नंबर होगा। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4
चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र है वो स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से दक्षिण और पश्चिम में। कौन सा? दक्षिण और पश्चिमी भाग है, इसमें कपास के उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या था? तो इसका मूल कारण था कि अहमदाबाद में भूमि बम्बई की अपेक्षा सस्ती थी। बस इतना ही कारण था कि अहमदाबाद में जो भूमि थी वो बम्बई की अपेक्षा क्या थी? सस्ती थी। ये सबसे बड़ा कारण था। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कहा गया कि राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले हाड़ौती पठार है वो पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन है वो जो पॉइंट है वो सही है। तो यहाँ से जो पॉइंट नंबर 2 यानी कि पश्चिमी रेतीले मैदान, ये आपका जो जिसका 41.50% है वो बालू का स्तूप से मुक्त है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत की उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा, ये भी सही है। और अरावली है वो एक अवशिष्ट पर्वत है। ये तीनों सही है, लेकिन जबको जो पहला है तो वो आपका गलत है, यानी कि 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आंसर होगा आपका 1, 2 और 4, यानी कि राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशीतता पर प्रकट करती है। दूसरा है गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ में बढ़ी है। दोनों सही है। चौथा है जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग है वो उपोष्ण में आता है, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो आपकी इसके राजस्थान के निचले भाग में है, तो उसकी वजह से ये राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा वो किस में आता है? उपोष्ण या फिर शीतोष्ण में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के पास। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कहा गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, यानी कि जो आपकी एरिडी सोल्स है वो आपके शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश है। इंसेप्टिसोल्स है वो आपकी अर्धशुष्क और आर्द्र है। एल्फिसोल्स ये उपाद्र और आर्द्र है। और वर्टिसोल्स है इसको हम आर्द्र और अति आर्द्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कहा गया कि वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान में वनों से संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन है वो सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। 2, 3 और 4, यानी कि राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन है वो आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं। दूसरा है राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 में और करौली में पाए जाते हैं। और तीसरा है राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन है वो बीकानेर और गंगानगर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में कौन सी अवधारणा सटीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यहाँ पर अतिचारण, अतिलहन और निर्वनीकरण तथा मृदा और जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ और प्रसारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर क्वेश्चन में आपके है कि गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2002 और 2003 के अंदर। 2002 और 2003 के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया गया कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से जो कोड हैं उनको शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी कि राज्य में वर्तमान 2013 और 2014 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% बंजर भूमि मौजूद है। दूसरा, राज्य के गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि के लगभग 18% कमी आई है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 1 और 2 दोनों ही क्या होगा? सही होंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में है कि राजस्थान के में अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे जिले हैं वहाँ पर भूमिगत जल दोहन में रोक लगाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोड और श्री माधोपुर। कौन सा? श्री माधोपुर। इन जिलों में जो ये स्थान है इनके अंदर ये भूमिगत जल दोहन में पूर्णतः रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कहा गया कि राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटना है। कि आपके पास में चारों कथन दिए गए हैं और इन चारों में से कोई एक कथन है वो आपका गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत होगा, क्योंकि 2007 से 2012 में गद्दों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि नहीं, सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है, बाकी आपके तीनों कथन सही है। 2007 से 2012 में ऊँटों की संख्या में वृद्धि सर्वाधिक ह्रास हुआ है। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11.27% पाया जाता है और वर्ष 2007 से 2012 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि राजस्थान में प्रथम योजना काल 2012 से 2013 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन है वो क्या है? सही है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से कथन है वो आपके एकदम बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका गलत है कि अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56% हो गया है, ये आपका गलत है। बाकी तीनों क्या है? सही है। कि दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल है वो 21 से घटकर 13.5 हो गया। तिलहन के अंदर 6.2 से बढ़कर 20.5 हो गया। और कपास, गन्ना, गंवार, फल, सब्जी, मसाले इनके अंतर्गत क्षेत्रफल था वो 16.8 से बढ़कर कितना हो गया? 23.5 हो गया। यानी कि 2, 3 और 4 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि सूची नंबर जो 1 है उसको 2 से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। जय नारायण व्यास है वो आपका है कौन सी? लिफ्ट नहर जय नारायण व्यास है वो आपकी है जोधपुर से जैसलमेर के लिए। जोधपुर और जैसलमेर के जय नारायण व्यास है। उसके बाद में जो चौधरी कुंभाराम है, चौधरी कुंभाराम वो आपके लिए हनुमानगढ़ चूरू के लिए। ठीक है, और पन्नालाल बालूपाल है वो आपके बीकानेर नागौर के लिए। और डॉक्टर करणी सिंह है वो आपकी हो जाएगी जोधपुर और बीकानेर के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सही हो जाएगा 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। और आपको बताना है कि एक साइड आपके पास में खनिज, दूसरा है आपके पास में खनिज क्षेत्र। तो देखेंगे यहाँ से सबसे पहले जो पन्ना है वो पन्ना आपका टिक्की और गढ़बोर में ही पाया जाता है। दूसरा आपका यहाँ से है तांबड़ा, तांबड़ा आपका है लीलावाणी और कालाकुट्टा में पाया जाता है। मैंगनीज है वो आपका यहाँ से जो एक तो बागेश्वर और दूसरा राजमहल में पाया जाता है। और तांबा आपको पता ही होगा कि तांबा है वो आपका यहाँ से जो तांबा है वो आपका कोल्हन और भगोनी के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास में है कि सर्वाधिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, जो ये राजस्थान वित्त कोष है और राजसिको आदि द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो आपको बताना है कौन से जिले हैं। तो आप यहाँ से बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ये ए श्रेणी के अंदर आने वाले जिले हैं सारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास में। क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास में है कि राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको बताना है कि चारों में से कौन कौन से हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, 2 और 4 है वो दोनों ही क्या बिल्कुल सही है कि राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना अधिक बढ़ गया था। और साक्षरता राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ गई थी। तो दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 38 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आपको बताना है कि राजस्थान में कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 के अनुसार, और यहाँ पे है प्रमुख आवास क्षेत्र। तो सबसे पहले आपके पास में है यहाँ से कि जो 20% से कम है तो वो आपके पास में है चित्तौड़गढ़, राजस्थान, राजसमंद और झालावाड़ में। 20 से 25% के बीच में है वो आपका पास है 12 बूंदी और करौली। 26 से 50% है वो आपके पास में है
उदयपुर, सिरोही और दौसा। और 51 से 80 तक है वो आपका है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपके पास में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। राजस्थान में जनजातियाँ और यहाँ पे है प्रमुख आवास। तो आपको पता होगा कि जो शहरी जनजाति है वो कहाँ है, 12 में। ठीक है, जो शहरी जनजाति है वो आपकी कहाँ रहती है, 12 के अंदर निवास करती है। तो आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो शहरी जनजाति आपकी 12 में होगी। दूसरा आपका ग्रासिया है। ग्रासिया आपको पता होगा, ग्रासिया उदयपुर और सिरोही में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उदयपुर और सिरोही में, माउंट आबू ना, माउंट आबू ग्रासिया रहते हैं। ठीक है, तो 2 हो गए, तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि जो नहीं है उसको आपको चयन करना है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 2, 3 और 4 तीनों ही नहीं है। बाकी केवल संशोधित क्षेत्र, विकास उपागम और क्लस्टर योजना ये बिल्कुल सही है, और बाकी तीनों ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं। तो आपको बताना है कि इसके अंदर सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 करोड़ में 33 लाख है व्यक्ति है वो क्या है, बेरोजगार है। 33 लाख व्यक्ति क्या है, आपके बेरोजगार है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO। देखो सबसे पहली बात ये आंसर की NSSO की फुल फॉर्म है वो आपके पास में क्या है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन। वर्ष 2011 और 12 में 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजन के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 है वो दोनों सही है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं, और शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 43 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से शामिल किए गए हैं। तो इसके अंदर आपके तीनों ही, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। पहला संबंधी ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास और औद्योगिक औजार सप्लाई, और तीसरा है गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआ स्कीम। ये तीनों ही स्कीम है वो इसके अंदर शामिल की गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है श्री रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011 से 2012 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.51 करोड़। 1.51 करोड़ याद रखेंगे, 1.51 करोड़। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कहा गया कि सुरेश तेंदुलकर समिति विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको चूज करना है कि कौन कौन से निष्कर्ष है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि पहला आपका गलत है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009 और 2010 से 2011-12 के बीच में 10.9%, 10.3% बढ़ा है, ये बिल्कुल गलत है। और बाकी 2, 3 और 4 तिनको सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। जो अमरावती स्तूप है उसका निर्माण है वो किस काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सातवाहन वंश के काल में जो अमरावती स्तूप है उसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज वो किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोदय कौन से, कनिंगम महोदय ने इस स्तूप की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके पास में है कि राजस्थान में दान चोपड़ा की जो हवेली है, दान चोपड़ा जी की जो हवेली है वो आपकी कहाँ है, सुजानगढ़ में स्थित है। याद रखेंगे, सुजानगढ़ ही स्थित है। चूरू जिले का सुजानगढ़ तहसील के अंदर ये दानजी चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 49 मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण, मांडू के प्रसिद्ध किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो ये निर्माण करवाया था हुसैन शाह ने। किसने करवाया था, हुसैन शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ना आपका क्या होता है? तलाक होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? एक प्रकार का तलाक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में है कि गंधर्व बाईसी है ना, गंधर्व बाईसी मतलब इसमें 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी थे और 22 ही संगीतज्ञ थे और 22 ही विशेष विशेषज्ञ थे। तो ये सब किसके थे? महाराजा जो प्रताप था उसके काल में था। ठीक है, और ये ब्रजनिधि के नाम से, किसके नाम से? ब्रजनिधि के नाम से क्या करता था? कविताओं की रचना करता था खुद स्वयं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निमाड़ी और जो रागड़ी है, निमाड़ी और जो रागड़ी है वो कौन सी बोली की विशेषताएं हैं या फिर कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? तो ये आपकी है किसकी? मालवी की है। किसकी है? मालवी की उपबोलियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? ठीक है, अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो की थी स्वामी लालगिरी ने। किसने की थी? स्वामी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और अलख स्तुति प्रकाश इनका एक वो प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर क्वेश्चन में है कि जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। कौन सा? राम सिंह द्वितीय काल में। कौन सा? राम सिंह द्वितीय काल में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन में है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि बम नृत्य है वो भरतपुर का है। तो भरतपुर और अलवर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुगन चिड़ी है वो किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है? सुगन चिड़ी है वो आपकी कौन सी लोक माता है उसका सगुन मानी जाती है? तो आपको पता होगा कि सुगन चिड़ी वो आयड माता, जो आयड माता होती है उसका सगुन मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी है उनके गुरु है वो कौन थे? तो उनके बालिंद जी के गुरु थे वो कौन थे? दादू दयाल। ठीक है, बालिंद जी के गुरु है वो कौन थे? दादू दयाल थे। दादू दयाल बालिंद जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, जहार पीर के नाम से कौन सा लोक देवता विख्यात है? तो ये आपका हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी है, मुस्लिम इन्हें जहार पीर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मुस्लिम है, मुस्लिम लोग हैं या जो मुसलमान हैं वो उन्हें जहार पीर के नाम से पुकारते हैं। और उनकी जो ये बनी भी है मंदिर उस पर लिखा हुआ है वो है ना, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से 59 नंबर, क्वेश्चन नंबर 59 अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर जिले की जो लोक देवी है वो किसे मान्यता प्राप्त है? तो आप याद रखेंगे जो जिलानी माता है वो अलवर जिले की लोक देवी के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया कि राजस्थान का जो मोलेना गांव है वो किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से जो 60 नंबर में है वो आपका है टेरिकोटा। जो मोलेना गांव है वो आपका टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? टेरिकोटा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कहा गया कि राजस्थान संस्कृति में जड़ोटन है। जड़ोटन क्या है? ठीक है, राजस्थान की संस्कृति में जड़ोटन क्या है? तो जड़ोटन आपका होता है कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसे हम जड़ोटन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम जड़ोटन कहते हैं। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसे हम जड़ोटन कहते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 62 में है कि भील जनजाति में कछाबू क्या होता है? महिलाओं का होता है। कछाबू है वो क्या होता है? आपका महिलाओं का एक वस्त्र होता है पहनने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? ओलंदी आपकी जो संस्कृति है इसके अंदर आपका होता है नव वधू के साथ में जाने वाली जो लड़की या फिर स्त्री होती है उसे हम बोलते हैं ओलंदी। क्या बोलते हैं? ओलंदी। याद रखेंगे, जो ओलंदी आपकी है वो नव वधू के साथ में जो स्त्री जाती है उसे हम बोलते हैं ओलंदी। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को वापस से मिल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है कि चांदोजी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान और किसके लिए विख्यात है? तो ये स्थान है वो किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। किसके लिए? तीर कमान निर्माण के लिए ये जो स्थान है वो क्या है? विख्यात है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 65 है बलिया आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? बलिया जो आभूषण है वो आपका कहाँ पहना जाता है? तो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा आपका हाथों में। जो ये बलिया है वो आपका कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के हाथों में पहना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 66। अब देखना, क्वेश्चन नंबर 66 से आपके पास ये रीजनिंग स्टार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रीजनिंग और मैथ इन दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन दूं तो आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अलग से जो ग्राम विकास अधिकारी में मैथ और रीजनिंग आई हुई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको केवल और केवल आंसर बताऊंगा। ठीक है।
तो यहाँ से देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 31, 27 और 23। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एफ की जो उम्र है वो 20 वर्ष है। एफ की जो उम्र है वो आपकी 20 वर्ष है, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि AAEG और MNR, ये आपका क्या होगा, 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण और पूर्व। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8.9% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 125% की क्या होगी, 125% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 600%। कितना हो जाएगा आपका, 600%, सॉरी 600 रुपये। कितना हो जाएगा, 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 74 में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 20। क्या हो जाएगा आपका, 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, यानी कि 217। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि H, W और G। क्वेश्चन नंबर आपका 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 50 मीटर। क्या होगा, 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8000। क्या हो जाएगा आपका, 8000 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 16000। क्या हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81 में आपका सही आंसर हो जाएगा, 81 में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 480। ठीक है, क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को किया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि 12.5%, देखो 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 510 रुपये है। तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल सा याद रखेंगे कि 12.5%, यानी कि 12.5 को आप लिखो 1/8। क्या लिखो, 1/8 लिखो। ठीक है, तो 1/8 से आप देखेंगे कि 8 एक अगर 8 मूलधन है, ये हमेशा क्या होता है आपका मूलधन, और ये आपका होता है ब्याज। तो देखो 8 अगर मूलधन है और 1 ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो गया आपका 9, यानी 8 से 9 हो रहा है, फिर अगले साल भी 8 से 9 होगा। अब ये देखो 8 × 64 और 9 9 81। अब ये देखो कि 2 साल का जो मूलधन था वो 64 था, और 2 साल का जो मिश्रधन है वो आपका 81 है। तो ब्याज, ये देखो ब्याज, तो ब्याज आपका कितना आएगा, यहाँ से 11 में से 4 गए 7, यहाँ से बचेगा आपको कितना बचेगा 7, और 7 में से 6 जाएंगे तो 1, 17 यूनिट ब्याज है। और ये जो यूनिट है वो आपके बराबर दी गई कितने, 510 के। बस खत्म, कहानी इतनी है कि 17 यूनिट ब्याज है वो आपके 510 के बराबर है। तो आपको बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप बताएंगे साधारण ब्याज क्या होगा इसका, सिंपल सा। तो ध्यान रखेंगे साधारण ब्याज क्या होता है कि चेंज नहीं होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि मूलधन निकाल लेंगे। सिंपल सा क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। तो 17 यूनिट की वैल्यू अगर 510 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 51, यानी कि 30। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 30 आ गई। अब क्या करेंगे, 30 को गुणा कर देंगे किससे, 64 से। किससे गुणा करेंगे, 64 से। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 30 है, 64 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे आपके पास में इसका मूलधन आ जाएगा। और मूलधन आ गया तो फिर आराम से आप इसका क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप निकाल लेंगे, 64 को 3 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ 4 3 12, हाथ लगी 1, 6 3 18 और 1 19। इसका मूलधन आ जाएगा 1920। और 1920 को आप 12.5 2 बार करेंगे, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, मान 12.5 2 बार 25% निकालेंगे। तो 1920 का अगर 25% निकालेंगे, देख लो कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1920 को आप 25% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से 1/4 आ जाएगा। 25/100 यानी 1/4, 4 का भाग लगा तो इसमें
तो ये आपका आ जाना चाहिए 4 चौक 16, हाथ लगी 4 चौक 16, बचे कितने 3 और 2 8 चौक 32, 480 रुपये आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 आपको कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 82 में आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गणित। क्वेश्चन नंबर 83 में आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फैज अहमद। ठीक है, अबुल फजल, टोटलमल और बीरबल ये तीनों ही नवरत्न में शामिल थे, जबकि फैज अहमद था वो नवरत्न में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर क्वेश्चन में आपका फिर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 85 में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 85 में क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4। 34 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 86 में सही आंसर हो जाएगा आपका 1 यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर आपका 87 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 38 वर्ष और 54 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका 88 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 35 सही 5/17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 89 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 11.322। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 90 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 5:10:9। क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस, यानी आपको टेंस का सही प्रयोग करते हुए आपको इसको फिल करना है। तो सबसे पहले दिया गया है कि वेन आई, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 91 का जो आंसर है वो आपका है 2, यानी कि देखते हैं यहाँ से कि वेन आई ओपन। ठीक है, वेन आई ओपनड। ठीक है, देखो वेन आई ओपनड द डोर, पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा टेंस चल रहा है। टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा कि इसको सारे को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो जब मैंने दरवाज़ा खोला, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से वेन से। तो वेन वैसे भी पास्ट का सूचक होता है, क्योंकि जब मैंने काम किया था या जब मैंने पढ़ा था, जब मैंने दरवाज़ा खोला था। ठीक है, तो खोला था, जो पास्ट में जा रहा है अपने आप पास्ट में जा रहा है, तो ये प्रेजेंट तो कभी हो नहीं सकता, ये वाला प्रेजेंट भी कभी नहीं हो सकता। अब बच्चे आपके पास 2 और 3 ऑप्शन, इन दोनों में से कोई से एक होगा। अब देखेंगे अगर पूरा पहला सेंटेंस भी अगर पास्ट में है तो फिर पूरा ही पास्ट में होगा, इसका मतलब 3 नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट आ गया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 4 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 92 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो करेक्ट पैसिव वॉइस है आपको बतानी है, एक पैसिव वॉइस एक इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो एक पैसिव वॉइस आपकी जो है वो करेक्ट है वो आपको बतानी है, या आपके एक्टिव वॉइस दिया गया, आपको बताना है कि इसके सही पैसिव वॉइस क्या बनेगी। तो इसका 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको बताना है कि नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट आपको दिया गया है और इसको बताना है कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसका ऑप्शन नंबर 3 भी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास में। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको आर्टिकल यूज करना है, और अगर कोई भी आर्टिकल नहीं होता है तो आपको क्रॉस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको यूज करना है, क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ पोजीशन, यानी कि प्रीपोजिशन है वो इसका यूज करना है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा वो बताना है आपको। तो यहाँ से सबसे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले बाई होगा, फिर ऑफ, फिर विथ, फिर ऑन। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से इजीली इसको पढ़ सकते हैं। 10th क्लास तक की इंग्लिश है, आराम से इजीली कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कि ताकि मैं मैथ और इंग्लिश इन दोनों का सॉल्यूशन आपको करवा दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में आपको बताना है कि आइडेंटिफाई करना आपको इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि जो गलत सेंटेंस है उसको आपको चूज करना है। किसके आधार पे आपको बताना है कि वर्ब इज नॉट एग्रीमेंट ऑन विथ द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब एग्रीमेंट और ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा कथन है वो गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका क्या होगा, गलत होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के पास में। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कहा गया कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेटर। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड। अच्छा, इस हिंदी वर्ड का आपको बताना है कि इसका सही जो इंग्लिश वर्ड है वो आपका कौन सा होगा। तो यहाँ से देखेंगे जो इसका 97 है, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा कि मुद्रास्फीति को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं।
वेतन अगर वर्दी होती है उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट कहते हैं, और प्रतिलेखन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के पास में। क्वेश्चन नंबर 98 के पास में आपको बताना है कि द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम, सिनोनिम का जो सुटेबल सेट बताना है किसके लिए, जेंडर्स के लिए। जेंडर्स का मतलब होता है उद्धार, किसके लिए, उद्धार। जेंडर्स का होता है आपका उद्धार होता है, तो उद्धार के लिए सबसे बढ़िया जो सेट है वो बताना आपको। तो 98 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि लिबरल, लिबरल उद्धार होता है, ठीक है। मैग्निमिस ये भी आपका उद्धार होता है। बाउंटीफुल ये भी आपका क्या होता है, उद्धार से मतलब दयालुता से संबंधित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 99, इसमें आपको बताना है एंटोनिम यानी कि अपोजिट, विलोम शब्द बताना आपको कौन से शब्द का, मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप मतलब होता है जो मानव जाति से क्या करता है, घृणा करता है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति की भलाई के लिए काम करता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के पास में। क्वेश्चन नंबर 100 आपको बताना है कि एक वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एकांक के शब्द, एक शब्द बताना है किसके लिए, आपको बताना है कि फियर ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस, और बी आपका है पर्सन हु हैज ए इरेसिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के लिए एक शब्द बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लस्ट्रोफोबिया होता है, इसको हम कहते हैं जिसको एक कोने से डर लगता है, ठीक है। और दूसरा आपका है क्लिप्टोमेनिक है, वो जो क्या करता है चीज़ों को चुराने की, जो जिसको चीज़ों को चुराने की आदत होती है उसे बोलते हैं क्लिप्टोमेनिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के पास। क्वेश्चन नंबर 101 है विच इज़ द फास्टेस्ट मनी, सॉरी विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, यानी जो सबसे तेज़ मेमोरी है वो आपकी कौन सी होती है। तो आपसे आराम से बता सकते हैं सबसे तेज़ मेमोरी होती है वो आपकी होती है केस मेमोरी। क्या होती है आपकी, केस मेमोरी है वो आपकी सबसे तेज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 में आपको पूछा गया कि कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम को रद्द किया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा ESC, ES कुंजी होती है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, टेक्स्ट को केंद्र यानी सेंटर में अलाइन या संरेखित करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो सेंटर के लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस आपका E, कंट्रोल प्लस आपका क्या होता है, E होता है सेंटर के अंदर, कंट्रोल प्लस R होता है आपका राइट में, और कंट्रोल प्लस L होता है आपका लेफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 में आपका है कि मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया आपका क्या होता है, मल्टीमीडिया होता है आपका 1 और 2 यानी कि वीडियो और ऑडियो दोनों ही होता है मल्टीमीडिया के अंदर, यानी कि हम सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 में दोनों ही होगा, 1 और 2 दोनों ही। क्वेश्चन नंबर आपका 105 में है DNS, DNS का अर्थ क्या होता है, DNS का तात्पर्य क्या है। तो DNS का तात्पर्य होता है डोमेन नेम सिस्टम, क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट है वो किसके तुल्य होती है। तो आप पता होगा कि 1 किलोबाइट है वो एक जो आपकी है 1 किलोबाइट है वो आपकी होती है 8000 बिट के बराबर, 1 किलोबाइट है वो आपके 8000 बिट के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि एक निब्बल है वो किसके तुल्य होता है। एक निब्बल आपका क्या होता है, 4 बिट के बराबर होता है, एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 108 में है कि भंडारण यानी स्टोरेज क्षमता की उच्चतम क्षमता क्या है। इसकी उच्चतम क्षमता आपके पास में क्या आती है, आपकी होती है योटाबाइट। कौन सी होती है, योटाबाइट। कौन सी होती है, योटाबाइट। योटाबाइट है वो सबसे ज़्यादा उच्चतम क्षमता होती है किसकी, भंडारण क्षमता की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 109, मोडेम की स्पीड को किस इकाई के रूप में मापा जाता है। तो मोडेम की जो स्पीड होती है उसको हम यहाँ से BPS से मापते हैं, किससे मापते हैं, BPS से। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 110 में है कि ISDN का पूरा नाम क्या है। ISDN का पूरा नाम है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द हो पर्यायवाची हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से शब्द में सभी शब्द हो क्या है आपस में पर्यायवाची है। तो आपको देखेंगे यहाँ से कि 111 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत और तीरंदाज और बानेत, ये चारों ही जो सारे हैं वो आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 में आपको बताना है कि किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, यण संधि के शब्द है वो नहीं होने चाहिए। तो 112 में जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इसके अंदर यण संधि नहीं है, यण संधि आपकी नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के पास। क्वेश्चन नंबर 113 आपके पास में है कि मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही नहीं है कि छठी का जो राजा है उसका मतलब ये नहीं होता है कठिन परिश्रम करने वाला, ये गलत है, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी तीनों के आपके बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में बताना है कि शुद्ध
विपरीरार्थी शब्द युक्त विकल्प, यानी मतलब बताना आपको इसमें कौन से शब्द है वो विलोम शब्द है, ठीक है। कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो विलोम शब्द है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो 14 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा कि अनिवार्य का निवार्य, एकाग्रचित्त को अन्यमनस्क और अनुलोम को प्रतिलोम। चलो क्वेश्चन नंबर 115 में आपको बताना है कि किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही है कि पराजय, पराभव और परायण, ये तीनों ही, इन तीन शब्दों में उपसर्ग है वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 में आपको बताना है किस विकल्प में सभी शब्द है वो क्रमधारी समाज से निर्मित है। तो क्रमधारी समाज से निर्मित है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 है, घृतानंद, छायातरु, पर्णशाला और चंद्रमुखी। चारों ही वर्ड है वो किससे, क्रमधारी समाज से निर्मित है। अगला क्वेश्चन नंबर 117, लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी युक्ति का अर्थ है वो सही है। तो इसके अंदर आपका है कि घर का मर्द है ये डरपोक आदमी है, बिल्कुल सही है, बाकी सारे क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 118 में आपको बताना है कि अशुद्ध अर्थ युक्त युग में शब्द वाला विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जो कोट घर है और कोट यानी पर्वत की चोटी, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 119 में बताना है कि शुद्ध स्थापनापन शब्द नहीं है, शुद्ध स्थापनापन शब्द वो नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा कि एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन आत्मकथा, ये बिल्कुल गलत है, आत्मकथा इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 120 की अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द समूह है वो कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि घेरा, छापा, उतारा और झटका, ये सारे अप्रत्यय से है और कौन से है, कृदंत है, कौन से हैं, कृदंत प्रत्यय हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा पेपर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं